सर, क्या इस घटना को किसी आतंकी संगठन से जोड़कर देखना चाहिए या यह किसी लोकल नेटवर्क का काम हो सकता है? देखिए, अगर इसमें एक चीज़ देखें कि जो अगर मौके की आप वीडियो देखें जो नेट पे आई हैं, जो नेट पे आई। उसमें लो एक्सप्लोजिव और हाई एक्सप्लोजिव में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब लो एक्सप्लोजिव फटता है तो कोई आयरन की चीज़ जब कट होती है, ब्रेक होती है, अच्छा। तो उसकी कटिंग जार्ड होती है। और जब हाई एक्सप्लोजिव होता है तो उसकी कटिंग शार्प होती है, जैसे ब्लेड से काट दिया, लोहे को ब्लेड से काट दिया। तो इस केस में शार्प कटिंग देखी गई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने हाई एक्सप्लोजिव, जिसको हम प्लास्टिक एक्सप्लोजिव कहते हैं, जिसको हम RDX भी कह सकते हैं, वो भी यूज़ हुआ है मेरे हिसाब से। बाकी तो CFSL रिपोर्ट बताएगी। अमोनियम नाइट्रेट भी हो सकता है, बट इसकी मिक्सिंग भी हो सकती है। अगर हाई एक्सप्लोजिव यूज़ हुआ है तो सर्टेनली कोई ग्रुप है? पाक बेस्ड ग्रुप जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि RDX इंडिया में नहीं मिलेगा। RDX ये टेररिस्ट ग्रुप सप्लाई करते हैं, तो मोस्ट लाइकली इनका कनेक्शन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगा, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, चाहे लश्कर ए तैयबा हो। सर, अब आपके अनुभव से ऐसे ब्लास्ट के पीछे किस तरह की तैयारी या नेटवर्क काम करता है, और उसे रोकने के लिए क्या शुरुआती संकेत आमतौर पर मिलते हैं? मतलब प्रिवेंटिव हिंट्स कुछ। प्रिवेंटिव हिंट्स तो मतलब क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे तो कई बार बड़ा मुश्किल होता है, बट इस केस में मैं कश्मीर पुलिस की दाद देता हूँ कि उन्होंने एक छोटे से क्लू से कि भाई किसी ने जैश ए मोहम्मद का पोस्टर लगाया, और उसके बाद उन्होंने क्विकली इन्वेस्टिगेशन किया और एक बड़े नेटवर्क को उन्होंने कैच किया। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन है जो लोकल लेवल पे मिलती हैं, अगर इस पे हमारी एंटी टेररिस्ट यूनिट्स बहुत ध्यान दें तो इसका फ़र्क पड़ता है बहुत। सेकेंडली, लोकल इंटेलिजेंस कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में इंटरसेप्शन से आप कुछ नहीं निकाल सकते। लोग एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे सिग्नल हो, या कोई और तरह के कम्युनिकेशन हो, एंड वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, तो उसका इंटरसेप्शन हो नहीं पाता। तो सर्टेनली जो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, लोकल बेस्ड इंटेलिजेंस ज़्यादा होनी चाहिए, और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, क्या इस तरह की घटनाएं हमारे खुफिया एजेंसी के बीच और बेहतर कोऑर्डिनेशन की उम्मीद उजागर करती हैं? देखिए, टेररिस्ट रिलेटेड केसेस में जो कोऑर्डिनेशन एजेंसी है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो का इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन है डिफरेंट स्टेट्स के साथ। तो मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन हमारा काम है या वो है, लेकिन सर्टेनली एक ड्यूटी बनती है हर स्टेट पुलिस की कि वो IB के साथ टेररिस्ट रिलेटेड उसमें सारी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस इमीडिएटली शेयर करें विदाउट लॉस ऑफ टाइम। सर, दिल्ली में हर जगह कैमरे हैं, बहुत कैमरों का एक तरीके से जाल है। ऐसे में इस तरह का विस्फोट क्या संकेत देता है, आपकी राय? सीधे कैमरे जो हैं, गाड़ी में कोई क्या चीज़ ले जा रहा है ये डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। पोस्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में वो हेल्प कर सकते हैं, या हमारे पास पहले से इन्फॉर्मेशन हो दिल्ली पुलिस के पास फॉर एग्जांपल कि भाई इस नंबर की कार है, तो आप लोगों ने किया है सर आपके समय? और उस नंबर की कार को देन हम उस पर लगा सकते हैं CCTV सिस्टम पर डिटेक्ट करने के लिए, उसके मूवमेंट को चेक करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास ना तो कार नंबर है, ना ही आदमी का डिस्क्रिप्शन है, तो CCTV क्या करेगा? ठीक है, ना तो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यूज़ हो सकता है, ना ही कार नंबर प्लेट डिटेक्शन सिस्टम यूज़ हो सकता है, क्योंकि हमारे पास कार नंबर नहीं है, हमारे पास फेस नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि हम CCTV हैं इसलिए पकड़े जाने चाहिए थे पहले, मेरे ख्याल से वो सही इंटरप्रिटेशन नहीं है। CCTV हेल्प करेंगे फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन में। सर, क्या ऐसा लगता है आपको कि आतंकवादियों का अब मकसद जो है नुकसान पहुंचाने से ज़्यादा भय का माहौल व्याप्त करना है, खौफ का वातावरण बनाना है? सर्टेनली आतंकवादियों के हमेशा से दो पर्पज़ रहे हैं। पहला पर्पज़ है डैमेज, बट डैमेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दूसरा पर्पज़ है जो आपने कहा, भय क्रिएट करना। बेसिकली उनका ये पर्पज़ है ये दिखाना
कि आपकी गवर्नमेंट फेल हो रही है, एक क्रिएट ए फीलिंग अमंग पब्लिक कि भाई गवर्नमेंट एजेंसीज हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हैं। तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आतंकवादियों का क्या ये पर्पज़ है? एब्सोल्युटली ये पर्पज़ है कि ब्लास्ट करो, एक जगह करो फिर दूसरी जगह करो। आपने देखा होगा इंडियन मुजाहिदीन के केस में वो ईमेल भेजते थे, हाँ बिल्कुल, और ईमेल में चेतावनी देते थे कि हमें कोई एजेंसी पकड़ नहीं सकती, हम ऐसे ही ब्लास्ट करेंगे। एन आई फॉर एन आई, इफ़ यू रिमेंबर, दिल्ली में जब ब्लास्ट हुए थे 13 सितंबर को, उस समय एक ईमेल किया था, डस्ट विल नेवर सेटल डाउन। मतलब हमने टेररिज्म शुरू कर दिया, बंद नहीं करेंगे। बेसिकली वो मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि वी आर मोर पावरफुल देन द स्टेट, हालांकि होते नहीं हैं। वो आपने सबको किया ही, ठीक है, लेकिन भय क्रिएट करना सर्टेनली उनका एक पर्पस होता है। हाँ उससे सर व्याप्त तो होता ही है। सर एक बड़ा वो क्वेश्चन है कि ऐसी घटनाओं से क्या पुलिस पर से कुछ भरोसा कम होता है जनता का, और अगर ऐसा होता है तो क्या उस भरोसा को कायम रखने के लिए कौन से उपाय करना चाहिए? इसमें जो है बेसिक इशू आता है कि लोग इर्रेस्पॉन्सिबल कमेंट्स बहुत करते हैं, क्योंकि पुलिस तो अपना काम बड़ी मेहनत से कर रही होती है और टेररिस्ट रिलेटेड केसेस में कोई आदमी चूक नहीं करना चाहता। लेकिन बहुत सारे इर्रेस्पॉन्सिबल लोग हैं जो गवर्नमेंट पे, पुलिस पे, इवन कौन पकड़ लिया उस पे कमेंट्स करते हैं। तो मेरे ख्याल से उस वजह से लोगों को विश्वास दिखता है, ना कि पुलिस की कार्रवाई से। तो इसमें मेरा विश्वास ये है कि एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए टेररिज्म के ऊपर, जिसमें अगर कोई आदमी टेररिस्ट कैचिंग के ऊपर, टेररिस्ट एनकाउंटर के ऊपर कोई इर्रेस्पॉन्सिबल कमेंट करता है विदाउट एनी एविडेंस टू जस्टिफाई व्हाट ही इज सेइंग, उस पर भी एक केस रजिस्टर होना चाहिए। अदरवाइज हमारे यहाँ कई बार लोग अननेसेसरी कमेंट्स करते हैं, मे बी उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है कुछ। अब बाटला हाउस पे इवन इस 19 सितंबर को भी एक रैली हुई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक ये प्रूव हो चुका है कि वो केस जेन्युइन था। तो ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हमारे यहाँ कुछ हैं। मोहनचंद जैसे नुकसान हुआ। यस, मोहनचंद हमारा जो बेस्ट इंस्पेक्टर था, उसको अपनी लाइफ देनी पड़ी, उसके बाद भी कमेंट करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट तक प्रूफ होने के बाद भी कमेंट करते हैं। कमेंट अब 2008 से लेकर अब 2025 हो गया, और पढ़े लिखे लोग हैं कई तो इसमें, ज़्यादातर लोग वही हैं। तो दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि पुलिस की कोई कमी है, लेकिन पुलिस को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए टू स्पॉट रेडिकलाइज्ड पीपल। और रेडिकलाइज्ड आदमी जो है वो डिटेक्ट हो सकता है बीट कांस्टेबल्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा। अब अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स ध्यान नहीं देते कहीं अपने बच्चों पर, कहाँ जा रहा है। अब ये लोग जो भी डॉक्टर्स होंगे ट्रेनिंग के लिए गए होंगे, 3 महीने 4 महीने गायब रहे होंगे, मोबाइल फ़ोन पे बात नहीं होती होगी। आप पूछो तो सही, कहाँ गया तू 4 महीने के लिए? और सिमिलरली पुलिस को इन्फॉर्म करें, बिहेवियर चेंज होता है आदमी का, तो सर्टेनली सोसाइटी के लोग, घर के लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये आदमी कहीं डेविएंट हो रहा है, और वो टाइमली पुलिस को इन्फॉर्म कर दें, तो एक तो उनका बच्चा बच जाएगा टेररिज्म ज्वाइन करने से, और एक टेररिस्ट एक्टिविटी बच जाएंगी। तो एक तो ये ज़रूरी है। दूसरा, जब स्पॉट हो जाता है कोई रेडिकलाइज पीपल और उसने कोई एक्शन ना लिया हो, तो उसको डी रेडिकलाइज करने की ज़रूरत है, उसको आइडियोलॉजी उसकी ठीक करने की ज़रूरत है, उसको स्ट्रीमलाइन में लेने की ज़रूरत है। अगर हम ये 2 स्टेप की तरफ कंसंट्रेट करें, हो सकता है गवर्नमेंट कर रही हो, तो जो उस स्टेप से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगले पार्ट में आईपीएस कर्नल सिंह से पूछेंगे नए खतरों के बारे में।